तो आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है ऑब्व्यू। आप सभी को पता है बेहतरीन तरीके से। भाई जो विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं क्लास में वो जुड़ जाएं और अंत तक भाई जुड़े रहें, ठीक है ना। चैट हम ज़्यादा जानते हो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि चैट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं कर देता हूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चैट में बात करेंगे तो जो टॉपिक आपको हम यहाँ पर पढ़ाने वाले वो अच्छे तरीके से कभी नहीं पढ़ा सकते हैं। बीच में पढ़ाने के वक्त कभी बात करना ही नहीं, चाहे आपको और चाहे हम पढ़ाएं, ठीक है ना। केवल और केवल आपको फोकस करना है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्या सीख रहे हो, क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। मेरी बात को आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप सभी लोग समझदार हो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे हो, भली बात। तो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत ऑब्व्यू चैप्टर में मैंने आप लोगों को पहले एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन आपको बताया, बेसिक बातें मैंने आपको बताई, ऑब्व्यू होता क्या है, ठीक है, उसकी कोड कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो हो पाई एक्सरसाइज 3.1 के लिए। फिर 3.1 को मैंने सॉल्व भी कराया। प्लेलिस्ट देखिए बनी, सारी क्लासें आपको क्रम से मिलेंगी और आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। अगर आपने बेसिक एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले सीख लिया तो एक्सरसाइज 3.2 का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, 100% नहीं बचेगा। तो आज कुछ मुख्य बातें बताएंगे। हमारी जो मुख्य बात स्टार्ट होगी वो होगी ऑब्व्यूओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस के अंतर्गत जैसे क्या क्या हमें पढ़ना है कि ऑब्व्यूओं का, जैसे दो ऑब्व्यू हैं तो उनका योग कब किया जा सकता है, उनका अंतर कब किया जा सकता है, उनका गुणन कब किया जा सकता है। किसी ऑब्व्यू को एक हम अधिक राशि से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑब्व्यू कैसे उसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, विथ एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के जो आपके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं महत्वपूर्ण, उनको लेकर के इन बातों को हम क्लियर करने वाले हैं। और आपको तो पता है कि एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल भी आपके ज़्यादा मात्रा में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए भाई, ठीक है ना। सभी लोग जो बच्चे जुड़ गए हैं वो लगातार क्लास को अंत तक देखेंगे, ठीक है। नो चैट नो रिप्लाई। यहाँ पर देखिए ऑब्व्यूओं पर संक्रियाएं, ऑब्व्यूओं पर संक्रियाओं के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना है दो ऑब्व्यूओं का योग कैसे किया जाता है या ऑब्व्यूओं का योग, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत सबसे पहले सीखेंगे ऑब्व्यूओं का योग। तो आप हेडिंग लगा सकते हो, ऑब्व्यूओं का योग कैसे किया जाता है, सब बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको समझाते हैं। ऑब्व्यूओं का योग और अंतर कब पॉसिबल है, गुणन भी आपको सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो गुणन वाली है, उसको मैं यहाँ पर आज की क्लास में ही समझाने वाला हूँ। तो ऑब्व्यूओं का योग कब होता है, जब दो ऑब्व्यू समान कोटि के हों। मैंने आपको कल ऑब्व्यूओं की समानता के बारे में बताया था। दो ऑब्व्यू समान कब होते हैं, जब वो समान कोटि के होते हैं और उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। बिल्कुल वही बात आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, दो ऑब्व्यूओं का योग या दो ऑब्व्यूओं का जो अंतर, चलिए एक साथ हेडिंग लगा लेते हैं, तभी किया जा सकता है जब वो समान कोटि के हों। समान कोटि कहने के मतलब उनकी ऑर्डर सेम हो, जैसे एक ऑब्व्यू ए मैंने ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने √3 1 और उसके बाद -1। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे क्या होगा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको हमारी बात भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। 2√5 और 1 आपको दिया गया है, -2 और 3, उसके बाद 1/2 दिया गया है। अब आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए, आप ये बताइए कि दो ऑब्व्यूओं का योगफल कितना होगा, a + b क्या होगा। तो हमने कहा कि दो ऑब्व्यूओं का योगफल हम तभी कर सकते हैं यदि वो समान कोटि के हों। समान कोटि के लिए मैंने बताया था R × C, मतलब जो ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या है, क्रॉस लगाइए फिर स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी इस ऑब्व्यू में, 2, इसमें भी पंक्तियों की संख्या कितनी, 2, कॉलम की संख्या 1 2 3 1 2 3 इसमें भी, मतलब दोनों ऑब्व्यू समान कोटि के, इनका योग और अंतर हम सरलता से कर सकते हैं। अब योग अंतर करने के लिए करते कि हम इसी कोटि का जो अंतर या योग आएगा बिल्कुल इसी कोटि का एक ऑब्व्यू आएगा। कैसे आएगा देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस संगत अवयव को संगत अवयव से घटा देना। इसके संगत अवयव क्या है भाई, 2, तो हम √3 से क्या करेंगे भाई, 2 को घटा देंगे। फिर 1 के संगत अवयव क्या है, तो आपका हो गया √5, तो 1 से √5 को घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद -1 से आपको 1 घटाना, तो -1 से -1 घटा देंगे। आ जाएंगे नीचे भाई, आगे आ जाएंगे तो 2 से 2 घटेगा, तो 2 माइनस, और ये पहले से माइनस का है भाई, ठीक।
फिर 3 से 3 को घटाएंगे, 3 - 3। मैंने क्या कहा, संगत अवयव से संगत अवयव को घटाएंगे। अगर हमें अंतर निकालना है तो यहाँ तो योग था भाई, ठीक, ये गलती हो गई मुझसे। योग करना होगा तो प्लस लगा देना है आपको, ठीक। तो हम योग करना भी अभी आपको बता देंगे, अंतर पहले आपको बता दे रहे हैं। तो 0 से हम कितना घटाएंगे, 1/2। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए √3 से 2 तो जाएगा नहीं, तो √3 - 2 ही होगा। 1 से √5 ये भी वैसे ही रहेगा। 1 - 1 आपका -2 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस कराता है। 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से -1/2 घटाएंगे, -1/2। तो दो अवयवों का अंतर ऐसे करना है। जैसे आपको योग करना है तो क्या बहुत बड़ी बात नहीं, जहाँ तुमने माइनस लगाया वहाँ प्लस कर दीजिए। √3 में 2 जोड़ोगे तो आप कहोगे 2 प्लस का √3 हो जाएगा। 1 में आप √5 जोड़ोगे तो 1 प्लस का √5 हो जाएगा। -1 में आप 1 जोड़ोगे, देखिए -1 में +1 जोड़ोगे, प्लस माइनस आपका 0 होता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे देखिए, 2 में आपको -2 जोड़ना है तो 2 में -2 जोड़ोगे 0 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ना है, सॉरी 3 में जब आप 3 जोड़ोगे, देखिए भाई 3 से 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो जो योग निकालना है तो ये हो जाएगा, अंतर निकालना तो ये हो जाएगा। तो दो अवयवों का योग अंतर कैसे करते हैं, समझ में बात आ गई। वो समान कोटि के होंगे, उनके संगत अवयव को आपस में घटा देंगे, घटाना है तो, जोड़ना है तो जोड़ देंगे। कुछ बात पहले पढ़ रही है, उम्मीद है कि सब बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला, अब आगे इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि किसी अवयव का हम अदिश गुणन, किसी एक मतलब जो है, मान लीजिए अचर संख्या अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो अवयव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे भाई रफ कर दें, ठीक। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि दो अवयवों का योग और अंतर कैसे करते हैं, और इस पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेकर आपको इसको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो हम अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक नंबर 2। इसके अंतर्गत अवयवों की संक्रियाओं के अंतर्गत एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अदिश से गुणन, ठीक। अब गुणन कैसे करते हैं इसको समझिए आप थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको एक अवयव दे दिया गया, अवयव कितना दे दिया गया, 2 3 1 4 2 1, ये आपको एक अवयव दे देगा और आपसे बोला जाए कि आप 4a का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो अवयव है इसके आगे भाई 4 लिखिए और फिर क्या है, a अवयव का मान जो दिया गया उसे लिखिए, 2 3 1 4 2 1, और कुछ नहीं करना है। अवयव के अंदर उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं सबका 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4a का मान आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इस तरीके से हमें किसी अवयव का एक अदिश से गुणन करना है। इस पर आधारित सवाल भी आ जाते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, ठीक है। एक सवाल मैं आप लोगों को इस पर बताता हूँ, जैसे वैल्यू दी गई है निकालने के लिए। चलिए भाई इसे रफ करें। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी बुक का। इसमें बताया गया है कि यदि एक अवयव दिया गया है, यदि एक आपका अवयव दिया गया, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 और दिया गया है 2 3 1, और उसके बाद एक अवयव आपको बी दिया गया है तथा एक अवयव बी दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 -1 और 3 और -1 0 और 2। आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आप बताइए 2a - b का मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, 2a मतलब आपको क्या करना है, 2 लिखना है, फिर a अवयव की वैल्यू लिखना है 1 2 3 2 3 1, फिर आपको माइनस चिन्ह लगाना है और b अवयव की वैल्यू लिखना है 3 -1 3 -1 0 2। जैसे बोला गया था वैसे मैंने कर दिया भाई। 2 इंटू a का वैल्यू आपको दी गया है, फिर -b की वैल्यू दी गई। 2 का मल्टीप्लाई अवयव के प्रत्येक एलिमेंट से होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ठीक है ना, माइनस ये आपका हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 2। अब आपको करना क्या है, ये दोनों अवयव सेम कोटि के हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो संगत अवयव को आपको घटा देना है बस। तो चलिए भाई घटाते हैं,
ठीक, घटा देंगे तो 2 से 3 जाएगा तो 2 माइनस 3 करेंगे। देखिए संगत अवयव से संगत अवयव ही घटाया जाएगा। 2 से 3 को घटाएंगे -1 आएगा। 4 से -1 को घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 6 से 3 को घटाएंगे 3 बचेगा। 4 से -1 घटाएंगे भैया, -1 घटाने पर ये प्लस बन जाएगा। 4 1 कितना हो जाएगा 5। 6 से 0 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत ये पढ़ना है कि कोई एक आव्यूह दिया गया है तो उस आव्यूह का हम ऋण आव्यूह कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये आपको बहुत सरल लग रहा है तो आप भागने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ज़्यादा बप्पा बनने की कोशिश मत कीजिए आप। ठीक है, अभी आप एक विद्यार्थी हैं, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए पहले। ठीक, आपको मानता हूँ कि कोई चीज़ सरल लग रही है तो आप क्या करते हो, बच्चे जल्दी से क्लास छोड़ते हो तुरंत, अरे ये सब आता है। भैया अभी आप लोगों की पढ़ने की उम्र है, आप अपना सिलेबस पहले पढ़िए। ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आगे आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के बताऊंगा तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप पूरी बात को समझ नहीं पाए, कहते नहीं अल्प नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो अल्प नॉलेज मत रखिए, पहले क्लास को अंत तक पूरा कीजिए। ठीक है, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगला जो तीसरा टॉपिक हमारा ये है वो ये है कि आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक है, मेरी बात अगर बुरी लगे तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आप बड़े हैं, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आव्यूह का ऋण आव्यूह, ठीक है ना, आव्यूह का ऋण आव्यूह मतलब एक आव्यूह दिया जाए। ठीक, ऐसे आपको यदि एक आव्यूह दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, एक आव्यूह आपको दे दिया गया, मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का दे दिया गया, 3 6 -1 और 2, और आपसे बोला जाए तो ये बताइए इसका ऋण आव्यूह क्या होगा, मतलब -a का मान कितना होगा। सिंपल सी बात, अगर -a का मान निकालना माइनस चिन्ह लगाएंगे और a आव्यूह का मान रख देंगे 3 6 -1 2। अब -1 का मतलब क्या है, -1 अगर गुणे में आव्यूह के सामने है तो अभी मैंने बताया कि एक अदिश राशि से गुणा कैसे करते हैं आव्यूह का। अंदर के जो अंदर आव्यूह के अंदर उपस्थित एलिमेंट है सबका बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए -1 का गुणा 3 से करेंगे -3, -1 का गुणा 6 से करेंगे -6, और -1 का गुणा -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। -1 का गुणा 2 से करेंगे -2। इस तरीके से हमें किसी दिए गए आव्यूह का ऋण आव्यूह निकालना है। कितना आसान भाई, केवल क्या करना है कि जो आव्यूह दिया जाएगा उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट को माइनस चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, ये सब आ गया। अब आव्यूहों के योग पर आधारित कुछ गुणधर्म है। ठीक है, योग पर आधारित कुछ गुणधर्म आप समझ लीजिए एक बार, ऐसे ही है ना, और बाकी इस पर आधारित सवालों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आव्यूह के योग पर गुणधर्म में एक पहला नियम आता है ये आपका कि दो आव्यूहों का योग व अंतर जो होता है वो आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला आता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, क्रम विनिमय नियम पहला तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब जैसे आप 3 में 6 जोड़े, ठीक, तो ये कितना होगा, 9 होगा। अगर आप 6 में 3 जोड़ोगे तब भी तो 9 होगा। आगे पीछे करके जोड़ो, चाहे जिस तरीके जोड़ो, मतलब आपका ये क्रम विनिमय नियम का कहने का मतलब ये है कि अगर आप a + b आव्यूह की वैल्यू निकाल लो, एक आव्यूह a दिया गया है, एक आव्यूह b दिया गया है, और दोनों आव्यूहों को जोड़कर एक वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आपने पहले b लिख लिया, उसके बाद a, b को a में जोड़ा या a को b में जोड़ा, ऑलवेज जो वैल्यू होगी दोनों की वो सेम ही होगी, मतलब वैल्यू में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा नियम आपका आता है इसके अंतर्गत कि ये सहचर नियम का पालन करता है। सहचर नियम क्या होता है, सहचर नियम का पालन भी होता है इन संक्रियाओं के अंतर्गत। सहचर नियम ये होता है कि जैसे मान लीजिए 3 आव्यूह हैं, 3 आव्यूह में मैंने पहले a + b निकाल लिया और उसके बाद c से जोड़ा। ठीक, चाहे ऐसा कर लें तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा a, ठीक, a + b + c के बराबर ही होगी। या मान लीजिए सहचर नियम का मतलब यह है कि जैसे आपने a और b आव्यूह को जोड़ लिया पहले, फिर एक आव्यूह बना, उस आव्यूह को आपने c के साथ जोड़ा, तो फिर एक आपका आव्यूह आएगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो सदैव इस वैल्यू के बराबर ही होगी। या आप पहले b c को जोड़ के उसके बाद a जोड़ो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप तीनों आव्यूह में से किसी भी 2 आव्यूह को पहले जोड़ सकते हो, उसके बाद तीसरे आव्यूह के साथ जोड़ सकते हो। कहने का सीधा मतलब ये, तो ये जो होता है सहचर नियमों का पालन भी करता है। कौन,
आव्यूहों के योग पर आधारित जो गुणधर्म है उसमें सहचर नियम का पालन भी होता है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है इसमें छोटा सा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी आव्यूह को, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, किसी आव्यूह के ऋण आव्यूह को जोड़ देते हो, किसी आव्यूह में उसके ऋण आव्यूह को जोड़ देते हो तो हमेशा आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। कोई एक आव्यूह है, उसी का ऋण आव्यूह निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें जोड़ दोगे तो ऑलवेज वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि एक वैल्यू 3 है, उसका ऋण जो मान होगा वो -3 होगा और इसको घटाएंगे तो 0 तो आएगा। बस सीधी सी बात, एक आव्यूह ए दिया, उसको ऋण आव्यूह में परिवर्तित करके जोड़ दीजिए इसी आव्यूह में तो वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है, ये सब तो एकदम छोटी बातें हैं। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आगे क्या बात करेंगे, ठीक है, आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया सा इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो आपके काम का है, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं, तुमको आंसर पेपर में देखने को मिलेगा 2 से 3 बार, ठीक है। इस बेसिक बात को समझ लीजिए। फिर आपको सबसे मेन नियम बताते हैं, आव्यूहों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, कब पॉसिबिलिटी होती है आव्यूहों के गुणनफल की, ठीक है ना। जैसे इन्होंने कहा x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एकदम मैंने आसान लिया है, x प्लस वाई समीकरण के रूप में आपको एक आव्यूह की वैल्यू दे दी जाए 5, 2 और दे दिया गया 0, 9, ठीक है। और दूसरे एक आव्यूह की समीकरण दे दी गई x माइनस वाई, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, 3, 6 और दे दिया गया 0, -1। आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालिए। तो इतना आपके पास दिमाग है, इसको आव्यूह ना समझकर एक संख्या समझिए। कक्षा 10 में 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं और उनको हल करने की 4 विधियां भी पढ़ा आपने, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और क्या कहते हैं एक विधि और है ग्राफी विधि, ठीक है। ये सब विधियां आपने पढ़ी, ठीक। तो विलोपन विधि सबसे बेटर रहेगी क्योंकि यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई। अगर समीकरण 1 प्लस 2 करें, समीकरण 1, 2 को जोड़ें तो LHS में x जुड़ के हो जाएगा 2x और प्लस वाई में माइनस वाई जोड़ेंगे 0 और RHS में ये वाला आव्यूह है, इस वाले आव्यूह को हम जोड़ देंगे, किसके साथ जोड़ देंगे, इधर वाला जो आव्यूह है 3, 6, 0, -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 0 में 0 जोड़ेंगे, संगत अवयव ही जुड़ेगा, 9 में -1 जोड़ेंगे तो 8। तो इस तरीके से 2x की वैल्यू इतनी मिली, हमको x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2 इधर गुणे में कोई चीज़ होती है तो बटे में जाती है, तो इधर आएगा तो 1/2, लेकिन 1/2 का जब अंदर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 के बटे में भी 2 आएगा, इधर इस वाले 8 के बटे में 2 आएगा, 0 के बटे में 2 आएगा और इस वाले 8 के बटे में भी 2 आएगा। इस प्रकार हल करने पर यहाँ पर देख सकते हो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 0 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये उठा करके आप किसी समीकरण में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया तो आव्यूह के रूप में, और ये आव्यूह उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस आव्यूह से इस आव्यूह को घटा दीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। चलिए, ये सब आव्यूहों की कुछ संक्रियाएं जो सरल वाली थी हो गई। अब एक मेन संक्रिया बचती है, 2 आव्यूहों का गुणनफल, ठीक। 2 आव्यूहों का गुणनफल कब किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, और एक सवाल लेकर आपको बताएंगे क्योंकि आव्यूह के गुणनफल में बहुत सारे विद्यार्थी महा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बस आप समय दीजिए थोड़ा सा, अभी आपको देखिए आव्यूहों का गुणनफल कितना आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, अगली हेडिंग लगाएंगे आव्यूहों का गुणनफल। 2 आव्यूहों का गुणनफल करना है, 3 आव्यूहों का गुणनफल सीख लिया तो समझ जाइए कि आपने इस चैप्टर का जो बेस है वो सीख लिया, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं वो ये भैया बहुत काम देगा। ये नियम, आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों का गुणनफल। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको क्या एक बात बताई थी, तो आप कहोगे कि सर जी आपने जब आप भी किसी आव्यूह की कोट निकालनी होती है तो आपने ये कहा था कि R क्रॉस C कर दीजिएगा, नहीं जो पंक्तियों की संख्या होगी उसको कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। अब जब आव्यूहों के गुणनफल की बात करें तो इसी ट्रिक को आप पलट दीजिए, यानी C बराबर R कर दीजिए, बस RC था इसको CR कर दीजिए, यानी आप CR ट्रिक लिख लीजिए। मतलब ये मेरे लैंग्वेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, चाहे CR समझ लीजिए चाहे C बराबर R समझ लीजिए, ठीक है ना। C बराबर R, CR तो तुरंत याद हो जाएगा। 2 आव्यूहों का गुणनफल कब पॉसिबल होता है, जब C आव्यूह A में उपस्थित कॉलम की संख्या आव्यूह B में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। C का मतलब कॉलम, जिस आव्यूह का आप जिस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो
पहला वाला जो आव्यूह है उसमें जो कॉलम की संख्या है अगर वो दूसरे आव्यूह जिससे आप मल्टीप्लाई करा रहे हो उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि उनका गुणनफल क्या भाई पॉसिबल है, उनका गुणनफल संभव है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक का ही जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके समक्ष और आव्यूहों का गुणनफल आपको करना बता देते हैं। मिल जाओ दादा कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल। देखिए भाई आपके पास दे दिया गया, बढ़िया प्रश्न मैं ले रहा हूँ आपके समक्ष, ए बराबर एक आव्यूह दे दिया गया 1 - 2 3, ठीक है, उसके बाद -4 दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 2 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, ठीक, और एक दूसरा आव्यूह दे दिया गया, ये आव्यूह कुछ इस टाइप का दे दिया गया 2 3, ठीक है, 4 5 2 1। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे इनका गुणनफल संभव ही नहीं है। तो हमको ये नहीं देखना कि ये समान कोट के हैं कि नहीं, ये समान कोट के होंगे तब तो गुणनफल संभव होगा ही, तब तो योग अंतर भी संभव होगा। लेकिन हमको गुणनफल करने के लिए समान कोट की नहीं जरूरत होती है, हमको इस नियम की आवश्यकता होती है कि जिस आव्यूह का इस आव्यूह के साथ, अब इसमें जैसे एक आव्यूह बी आव्यूह दिया गया तो कहा जाए कि ए बी का मान निकालिए, ठीक, बी ए का मान अलग आएगा, ये नहीं कि ए बी का मान बी ए के बराबर होगा, क्योंकि दो आव्यूहों का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और बी ए बराबर ए बी नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर करके देखना पड़ेगा, वहाँ पर गुणधर्म लग जाएगा, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम पालन नहीं होता है। ए बी पूछेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, बी ए पूछेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। तो जैसे मैंने इन्होंने कह दिया कि ए बी का मान निकालिए, ए आव्यूह का बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने क्या कहा कि अगर ए आव्यूह का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए आव्यूह में उपस्थित कॉलम की संख्या बी आव्यूह में उपस्थित इस पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए या रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो आव्यूह ए में क्या गिनना हमें, कॉलम, तो आप कहोगे 1 2 3 कॉलम है भाई, 3 कॉलम है, और आव्यूह बी में उपस्थित जो पंक्ति है वो 1 2 3, तो आव्यूह बी में भी पंक्ति 3 है यानी सी आर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल पॉसिबल है, इन दोनों का गुणनफल संभव है। अब गुणनफल करते कैसे हैं, देखिए गुणनफल में पहले इनको पास पास लिख लेंगे, 1 - 2 3 -4 2 5, और इसका मल्टीप्लाई करना है जिससे उस आव्यूह को इसके पास रख लेंगे 2 3 4 5 और 2 और 1। बात समझ आ रही। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जिस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आपको करना क्या, जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर आप ऐसे तीर खींच दोगे और इसके ऊपर आप ऐसे तीर खींच दोगे। इसका मतलब ये है कि इस रो का इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो एक आव्यूह बनाइए आप, ठीक है, देखिए इस रो का पहला एलिमेंट 1 है और इस कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। फिर इस रो का जो दूसरा एलिमेंट -2 और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट 4, 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8 होगा। फिर इस रो का तीसरा एलिमेंट 3 और इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा +6। अब इसी रो का जितने कॉलम होंगे सबसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए भाई 1 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम के पहले एलिमेंट से, 3 1 कम 3, इसमें दूसरा एलिमेंट ये, इस कॉलम में दूसरा एलिमेंट 5 और दूनी कितना हो जाएगा -10, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। अब आप कहोगे कि पहली रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास बची है दूसरी रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई बार बार मतलब बारी बारी से करना है। 3 कॉलम होते तो 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि इस रो का पहला एलिमेंट -4 है और इस कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे -8, 2 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा +8 और 5 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 10, 4 और इसी तरीके से इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट से करेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा -12, 2 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 5 1 5, हो गया बस मल्टीप्लाई, यही करना है। मतलब पहले क्या करना है आपको देखना, जिस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो इसमें हम पहले कॉलम की संख्या गिनेंगे कितनी है और इसमें पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, अगर दोनों की इक्वल है तभी गुणनफल संभव है। इसमें कॉलम 3 होते, कहूँ इसमें पंक्ति 2 होती, ये ना होता तो ये कभी इनका गुणनफल ही पॉसिबल नहीं था, गुणनफल होता ही नहीं, ठीक है। अब चलिए देखिए 6 और 2 मिला के 8, 8 से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 से 10 घटाएंगे -4 बचेगा, देखिए -8 + 8 0 और यहाँ तक बचेगा 10, 10 5 15, 15 से 12 जाएगा आपका +3 बचेगा। इस तरीके से हम दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई ज्ञात करते हैं,
ठीक, हम एक छोटा सा सवाल देते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, एक आव्यूह मैंने आपको दे दिया, इधर नोट कर लीजिएगा। कितना है आपका 6, 9 और 2, 3 और एक आव्यूह आपको बी दिया जाता है, इसको रफ कर देते हैं। एक आव्यूह आपको बी दिया जा रहा है 2, 6, 0। ठीक है, और उसके बाद दिया गया है आपका 7, 9, 8। ये दो आव्यूह दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है तो आप ए बी निकालिए। अगर आप दो आव्यूहों का गुणनफल समझ चुके हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। इसमें जितनी बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आव्यूहों के गुणनफल की बात करें तो ये क्रमविन्मय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, और सहचर्य नियम की बात करें तो सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम में क्या होता है कि जो ए बी की पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, या ए बी सी ये आपस में इक्वल ही होगा। मतलब तीन आव्यूहों का मल्टीप्लाई करना है तो ए का बी के साथ कर लो, उसके बाद सी से करो, या बी सी का पहले कर लो उसके बाद ए से करो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं इस स्थिति में, गुणधर्म में ये बताया गया है। तो ये इतना आप ये गुणधर्म है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे न याद रखना कि क्रमविन्मय नियम का ये पालन नहीं करता है। ठीक, और दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करना जरूर सीखिए, इस पर सवाल लगाइए, मल्टीप्लाई करना कैसे मैंने बता दिया। ठीक है, सी आर के बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई संभव होगा, और जिसके साथ मल्टीप्लाई कराओ उसमें रो आपको ऐसे खींचना है और जिसके साथ करो उसमें आपको ऐसे खड़े लेने खींचना है। अब इस रो का जितनी खड़े लेने हैं उससे बारी बारी कराना, फिर दूसरी रो का बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई कराना, फिर तीसरी रो होगी बारी बारी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप गुणनफल निकालोगे और ये हमारा HW है। और जितनी बेसिक बातें थी इस एक्सरसाइज की वो मैंने आज की क्लास में बता दी है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, देखना कितनी आसान प्रश्नावली लगेगी। ठीक, बेसिक बात समझने के बाद प्रश्नावली आसान ना लगे तो बेकार। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपको हम भैया नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, ठीक, जिससे मैं रेगुलर क्लास ले पाऊँ। आप लोग कम मत जुड़िए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे उतनी ज़्यादा क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।